कुगुती का फून्योली का फल बुरांस फ्योली का मैं गीत भरी लह रही हूँ। हो अपना मन में पहाड़ ले रही हूँ। लास्ट 3 सालों से वहाँ पे एक्टिव है और तालिबान वहाँ के लोग खुश हैं। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती थी, लड़कियों की सेफ्टी कम थी। अभी जो भी लोगों से मिला वहाँ पे, ड्राइवर या लोकल लोगों से मिला, वो बोले कि अभी अच्छा है। सर मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअली देखो, वो हम ह्यूमन नेचर है, हम पुरुष हैं तो अट्रैक्शन वो होता ही है। अगर आप हर जगह से चलोगे ना साथ चौड़ा चौड़ा करके, तो कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ेगा ही। और अगर आपको लंबा चलना है तो आपको शीतल बनना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। और दूसरे दर्शक हैं सुरेंद्र सिंह बोरा नैनीताल से। वो कहते हैं क्या प्रदीप राणा ने कभी विदेश में किसी के हाथ से मार खाई है? अभी अंकिता ऋषिकेश में कांड हुआ था, अभी तक उसकी वो नहीं हो पाई है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली इसको मैं कंडेम करूँगा। बात करना यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी लोग बोलते हैं कि जो चाइनीज़ लोग हैं कुछ भी खा जाते हैं, ये खा जाते हैं, वो खा जाते हैं। और वियतनाम के लोग भी खाते हैं। जैसे कि वियतनाम में था, वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे कुत्ता को बढ़ा के खाते हैं, वहाँ कुत्ते को जला के खाते हैं। और चाइना में भी एक फेस्टिवल होता है यूलिन करके, एक गुआंगशी प्रोविंस है, वहाँ पे यूलिन फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कुत्ते को वो लोग खाते हैं। तो ये सब क्यों खाते हैं? स्टार्ट कैसे हुआ? कहीं ना कैसे स्टार्ट हुआ होगा ना। अभी खान पान का इतना सारा सामान है, कुत्ता क्यों खाते हैं? तो मैं जापान में था, जापान की लड़कियां मुझे बड़ी सुंदर लगी। बहुत लंबे टाइम से ललित मोहन जोशी जी को सुनता हूँ। उनके गाने मुझे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं पहाड़ के साथ, उनको सुनता हूँ। और साथ ही मैं नरेंद्र नेगी जी के गाने बहुत अच्छे से मैंने सुने हुए हैं। पर ज़्यादातर मैं पप्पू दा के गाने भी सुनता हूँ और ललित मोहन जोशी के गाने सुनता हूँ। मिलन ओला रे तेरे संग प्रीत है गे भराड़ी बाजार रे, पर साली की जान की रे, पहली दिल दे बैठियों रे, पर साली की जान की रे, पहली दिल दे बैठियों रे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हमारी कोशिश क्या रहती है? हमारी कोशिश रहती है कि हम उत्तराखंड के उन लोगों से आपको मिलाएं जो उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कार्य कर रहे हों। यानी उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, बोली को अपने स्तर से देश और दुनिया के पटल में रखें। ऐसा पहाड़ के अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा नाम आता है और वह नाम आता है बागेश्वर से, और जिनका नाम है प्रदीप राणा। तो राणा जी आज हमारे साथ हैं। इनका परिचय यह है कि दुनिया के 30 देशों में यह घूम चुके हैं और इनकी यात्राएं बहुत ही खास होती हैं। इनके क्या रहे हैं इन यात्राओं में अनुभव, इनकी क्या है इन यात्राओं से यादें, आखिर यह क्यों करते हैं इन यात्राओं को, आखिर मिलता क्या है इन यात्राओं से, यह भी जानेंगे। यानी कि जो आपके मन में प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पहले बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका डिजिटल वाणी में। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। 30 देशों की यात्राएं की हैं अभी तक, और फिर एक बड़ी लंबी यात्रा करके आप इन दिनों वापस आए हैं। तो कैसी रही यह यात्रा? मेरी यात्रा बड़ी अच्छी रही। इस बार मैंने 7 देश पूरे ट्रैवल किए और बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और बहुत ज़्यादा ठंड देखा इस बार मैंने, तो बड़ा अच्छा रहा इस बार का सफ़र मेरा। बिल्कुल। जब आदमी यात्राएं करता है तो उसको बहुत सारा ज्ञान आता है, बहुत चीज़ उसे सीखने को मिलता है। और यह सामान भी बहुत कम ले जाते हैं अपने साथ। वह कहा भी जाता है, जिंदगी जीनी है तो दिल में अरमान कम रखो, सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखो। तो ऐसे ही कम सामान के लेकर ये आनंद लेके आए हैं सफ़र का। तो यात्रा की बात करते हैं। आपकी यात्रा उत्तराखंड से चालू हुई, और सबसे पहले आप जब इन 30 देशों की बात करें, नेपाल गए थे, तो क्या था नेपाल जाने की कहानी? नेपाल एक्चुअली मैं 3 बार जा चुका हूँ। और नेपाल मैं पहली बार गया था जब मैं 16 साल का था, जब मैं कॉलेज पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो नेपाल जाना जो था वो मेरा ये था कि शुरू से जब 9th-10th में पढ़ता था तब मेरा सपना था। हर किसी का सपना होता है, आजकल आपको पता है, फॉरेन कंट्री जाना, वहाँ पे देखना, घूमना। पर मेरा सपना ये पूरा नहीं हो पाया 11th-12th में, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं तो वहाँ पे आज तक कोई फॉरेन कंट्री गया नहीं, आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा है। तो वो सपना ही मेरा रह जाता अगर मैंने 12th के बाद मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अगर ये कदम ना उठाया होता। तो मेरा दिवाली का छुट्टी थी और पापा लोग बोलते घर आ जाओ करके। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, मैंने कहा घर जाऊँगा तो वही हर साल की तरह वही त्यौहार मनाऊँगा। पर अगर जो मैं उस समय का सपना था मेरा, जो मेरे मन में सपना है, अगर वहाँ जाऊँगा तो शायद कुछ और आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। तो मैंने घर में बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए मैं पहाड़ों में ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क नहीं आएगा। तो मैंने ये झूठ बोल के मैं चला गया सीधा नेपाल बॉर्डर, और
वहाँ से बनबसा से मैंने जर्नी स्टार्ट किया और 7 दिन मैं रहा नेपाल, काठमांडू तक गया मैं। और 7 दिनों में मैंने 9, 10th, 11th, 12th में मैंने जो मूवीज़ में चीज़ें देखी थी वो मेरी एक्चुअल में होने लगी। जो मैं सोचता था कि मैं ऐसा करूँगा वो मैंने की, और वहीं से मुझे फिर आगे जाने का और लक्ष्य मेरे आगे साफ होते रहे। उसके बाद भी मैंने कभी रुका नहीं। उसके बाद मैंने इंडिया आया। इंडिया आके मैंने और रिसर्च किया कि मैं क्या कर सकता हूँ साइकिल से, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। फिर उसके लिए ये था कि अगर आपको बाहर कंट्री जाना है तो पहले आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने पहले इंडिया को ट्रैवल किया, इंडिया से एक्सपीरियंस लिया, इंडिया में जरा अपना नाम बनाया, इंडिया से जरा स्पॉन्सर्स इकट्ठा किए। उसके बाद फिर मैंने इंडिया ट्रैवल करने के बाद फिर मैं 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर मैंने दोबारा से तैयारी की अपने वर्ल्ड टूर के लिए, और 5th सेमेस्टर में मैं निकल गया अपने वर्ल्ड टूर में। बताइए कितनी रोचक कहानी है। और परसों मैं एक सोशल मीडिया में देख रहा था कि कबाड़ी से साइकिल खरीदी थी आपने, तो क्या थी ये बात सच है? ये बिल्कुल सही बात है। जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी, जब मैं 9, 10th में सॉरी 11th, 12th में पढ़ता था बागेश्वर में, तो वहाँ पे मेरे पास साइकिल वगैरह कुछ नहीं थी। अब घर से बोलता था, इतना पैसा था नहीं कि वो मेरे इतनी अच्छी साइकिल, गियर वाली साइकिल ले पाए। तो वहाँ पे मैंने कहा कि कैसे मैं, चलो अभी इतना पैसा नहीं है तो एकदम से पैसा इतना महंगे साइकिल में डालने से पहले मैं सस्ती चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसकी साइकिल पड़ी थी, पर उसमें कुछ ब्रेक्स वगैरह टायर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो कबाड़ की दुकान वहाँ पड़ी थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, उसने वहाँ फेंकी थी। मैंने कहा ये मैं ले लेता हूँ, इसको मैं सब कुछ सही करा के मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो फिर मैं उसको वहाँ से, उसने वहाँ वो बेचने जा रहा था, मैंने कहा मुझे दे दे। वहाँ से मैं लेके फिर मैं उसको सही कराने लगा। वहाँ सही कराया मैंने, कुछ रुपये लगाए, उसके बाद वो सही चलने लगी। उसके बाद मैंने उससे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से जर्नी करते रहा मैं गरुड़ के आसपास। फिर वहीं से मेरा जो जर्नी स्टार्ट तो हुई। जैसा कि प्रदीप ने बताया कि वह किस तरीके से कबाड़ी वाले से साइकिल लेकर देश दुनिया में घूमे। लेकिन प्रदीप भाई, इस बार जो आपकी यात्राएं रही, यह किन किन देशों में रही? इस बार की जो जर्नी थी मेरी स्टार्ट हुई हांगकांग से, और फिर चाइना आगे, फिर मंगोलिया, रशिया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कंट्रीज़ की रही। हम आपकी यात्राओं को लगातार देख रहे थे, उसमें नज़र बनाए हुए थे। लेकिन कुछ यात्रा आपने साइकिल से की, उसके बाद आपने साइकिल से यात्रा नहीं की। क्या कारण रहा जो पहली बार आपको साइकिल के साथ यात्रा न करनी पड़ी? इससे पहले आपने देखा होगा अफ्रीका मैंने पूरा साइकिल से ट्रैवल किया, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है बहुत मॉडरेट वेदर है। वहाँ पे ठंड गर्म ज़्यादा नहीं होती, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अभी जो जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे क्या था कि चाइना तो ठीक था, हांगकांग भी ठीक था, पर चाइना में मैंने साइकिल ली। पर जैसे ही मैं मंगोलिया पहुँचा, वहाँ का वेदर इतना हार्श हो गया था, मतलब कि सितंबर के टाइम पे ही वहाँ पे इतना ठंडा बढ़ गया, बर्फ़ पड़ने लगी थी। तो उसके आगे भी साइकिलिंग कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था और मुझे इतना आदत भी नहीं है। तो मैंने भी ज़बरदस्ती रिस्क नहीं लिया, और उसके आगे मैंने साइकिल मंगोलिया में छोड़ के वहाँ से मैंने एक बैकपैक लिया, और फिर उसके आगे रशिया, कजाकिस्तान और बाकी जितने भी कंट्रीज थी सब मैंने बिना साइकिल के ट्रैवल किया। पर मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। तो तब शायद मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। पर मैं जो बार जल्दी जाऊँगा और साइकिल से कंटिन्यू करूँगा। यानी कि कहने का आशय यह है कि साइकिल से जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, जब आपके पास अपनी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर कुछ भी हो, साइकिल हो, बाइक हो, तो आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे रुक सकते हो। जहाँ पे आपको जिस गाँव में विजिट कर सकते हो। तो साइकिल के बाद मैं बताऊंगा, साइकिल में आप धीरे धीरे चलते हो तो आपको क्या होता है कि 10 लोग आपसे रुकते हैं, बात करते हैं, आप उनसे मिल पाते हो। रात होते ही आपसे लोग बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो, आप हमारे घर में चलो, वहाँ रुकोगे। तो उससे एक ज़्यादा आपका इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों के साथ, अब ज़्यादा कुछ जानने को मिलता है। पर वो अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, गाड़ी में क्या होता है कि बंद होता है, आप स्पीड से जाते हो और 400 किलोमीटर जाते हो। साइकिल से एक दिन में आप 50 किलोमीटर जाते हो। तो जितना आप बंदा 400 किलोमीटर के बीच में 10 जगह देख रहा हो, उतना गाड़ी से आप बस 2 जगह देख पा रहे हो। तो वही एक डिफरेंस पड़ जाता है स्लो ट्रैवलिंग में और एक वो फास्ट ट्रैवलिंग में। तो वही साइकिल को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि साइकिल से जो मैं एक्सप्लोर करता था अफ्रीका में, वो शायद इस बार नहीं कर पाया। तभी मैं जल्दी वापस आया, और मैं अगली बार जब भी जाऊँगा तो मैं साइकिल से एक्सप्लोर करूँगा पूरा। लोगों को क्यों घूमना चाहिए, घूमने के कुछ फायदे बताइए आज हमारे दर्शकों को। फ़ायदे वही हैं, जैसे मैंने बताया कि साइकिल से मैं घूमा। तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी कंट्री को अगर जानना है, सबसे पहले आप उसके गांव से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो शहर है वो तो बनाए हुए हैं उस टाइप से कि हाँ वहाँ पे लोग देखे, चकाचौंध देखे, और जो वहाँ पे दिखाने के लिए आपके लिए बनाई गई हैं वही आप देखोगे। पर जो असली रियल चीज़ें हैं वो आप देखोगे वहाँ के गाँव में। तो तभी मैं गांव में घूमना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। और ज़्यादातर मैं जिस भी कंट्री में गया हूँ अफ्रीका में, तो मैंने गांव में बहुत एक्सप्लोर किया, वहाँ पे रहा हूँ, लोगों के साथ उनके यहाँ खाना खाया है। तो वही लोग का एक्सपीरियंस होता है। तो घूमना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि देखिए, अगर आपको अपने माइंड को डेवलप करना है, तो आपको विकसित करना है, तो आपको जैसा बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। और अगर आपको नए आइडियाज़ को लेना है, नए आइडियाज़ को जानना है, तो आपको जैसे दुनिया में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ में आपकी कंट्री में चीज़ें पीछे चल रही है, क्या वहाँ ज़्यादा आगे है, क्या वहाँ ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ कर सकते हो। और कुछ नई चीज़ें जो आप अपने घर में नहीं सीख सकते हो, आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपको दुनिया समझनी है तो आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। और जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं उन्होंने यात्राएं की हैं।
और उन्होंने यात्राओं करने के बाद जो उनका अनुभव रहा था उन्हें किताबों में लिखा, जो हमने भी पढ़ा है। तो वह एक निचोड़ आता है उसमें, पूरी जो हम एक बात तो कह देते हैं लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है। मैं इस समय मंगोलिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मंगोलिया देखा हुआ नहीं है, मैंने नहीं देखा है, तो मैं उसे समझ नहीं सकता। प्रदीप भाई वहाँ देख के आए हैं तो उसे अच्छी से बता सकते हैं। और जैसे ही हम मंगोलिया की बात करें, वहाँ की नज़रें, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, इनकी आंखों में, इनके माइंड में इस समय भी दौड़ने लग जाएंगी। तो आप ये बताइए, जब आप पहुँचे मंगोलिया में और इन 30 देशों में, सबसे बेहतर यात्रा किस देश की रही है आपकी? मैं अभी तक जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ, हर एक कंट्री मेरे लिए यूनिक रही है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ अलग है, यूनिक है। वहाँ की बोली, भाषा, खान पान हर कंट्री का अलग है। तो मुझे हर कंट्री मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर कंट्री में जाना, वहाँ के लोगों से मिलना। और साथ ही में जो हम जर्नी कर रहे हैं वो हम एक पर्टिकुलर चीज़ों को देखने नहीं कर रहे हैं, हम हर एक पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनका खान पान है, सबको एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ कि मुझे कहाँ अच्छा लगा, तो मुझे अफ्रीका बड़ा अच्छा लगा। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोग के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं कि अफ्रीका के लोग उनको हब्सी बोलते हैं, यहाँ के लोग, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, पर क्या कहते हैं, वहाँ के लोग बहुत दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। और जो मज़ा मुझे अफ्रीका में आया 10 महीने में, वो मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ अफ्रीका। मैं अफ्रीका दोबारा घूमना चाहता हूँ, दोबारा वहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। और अफ्रीका मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। जैसे ही हम अफ्रीका की बात करते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है वो गरीबी। ठीक है, तो जैसे ही हम किससे कहते हैं अफ्रीका से है क्या, गरीब दिखने वाले से, क्या वहाँ अफ्रीका में सच में इतनी गरीबी है? अफ्रीका में कहीं कहीं गरीबी है, सही बात बोल रहे हैं। जैसे मैं किसी कंट्री में गया था, बुरुंडी गया था, युगांडा गया था, ये वर्ल्ड की टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्रीज में आते हैं। ये सही बात है कि गरीब लोग भी हैं वहाँ पे, अमीरी भी है और गरीबी भी है। हम गरीबी इस बात से बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे अभी अमीरी की वहाँ पे इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि शायद क्या पता वो हमसे आज से 10-15 साल पीछे हैं, और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी वहाँ पे नहीं आई हैं, वहाँ पे आने में टाइम लगाएंगी। और कुछ चीज़ें जो है, चाइना हमसे 20 साल आगे है, हमारे इंडिया में नहीं है, तो वही वो चल रहा है। कहीं कुछ चीज़ें जल्दी आती हैं, कहीं कुछ चीज़ें बाद में आती हैं। आज से अगर मैं 5 साल 10 साल पहले की बात करूँ, इंडिया में वो स्क्रैच कार्ड वाले रिचार्ज होते थे, अभी वो अफ्रीका में चल रहे हैं। तो वही है, कहीं डेवलपमेंट जल्दी होता है, वहाँ पे रिसोर्सेज उनको कुछ खान मिल जाते हैं, तो उनके पास डॉलर्स का लेन देन, वहाँ पे भागे टेक्नोलॉजी आना जल्दी शुरू होता है, कहीं लेट होता है। तो क्या पता उन कंट्रीज में अभी जब लेट हो रहा है, तो फिर भी वो कंट्रीज अभी इतनी डेवलप नहीं है, तो उतना अच्छा है। मैं सही बताऊँ, अफ्रीका मुझे इतना अच्छा क्यों लगा, क्योंकि वो डेवलप नहीं है इतना, तभी इतना अच्छा है। वहाँ पे इतना क्लीन स्काई है, इतना सुंदर स्काई है, इतनी फ्रेश एयर है, ग्रीनरी है, और पानी इतना साफ सुंदर, वहाँ के लोग इतने सुंदर, मतलब इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो व्यवहार के बहुत अच्छे लोग हैं, खान पान इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी खान पान। अफ्रीका ऐसा देश था, पूरी दुनिया जूझ रही थी महामारी से, वो कोविड वाला महामारी। अफ्रीका में बुरुंडी कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं, लगा लो। और मतलब कि वहाँ के लोग सबसे कम केस वहीं थे अफ्रीका में, अगर आपको आपने देखा होगा तो। क्यों थे? क्योंकि वहाँ का जो हवा पानी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बाहर के लोग का आना इतना नहीं है, और डेवलपमेंट बहुत कम है वहाँ पे ना, प्रदूषण नहीं है, तो सब कुछ बाहर की केमिकल चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, वो सब चीज़ें उगाई हुई खाते हैं। तो तभी तो ये चीज़ें उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्या खाते हैं वहाँ के लोग मुख्य रूप से? वहाँ के जो मेनली जो उनका स्टेपल फूड होता है, हमारा इंडिया का जो स्टेपल फूड है, हम दिन में चावल दाल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। वहाँ का जो स्टेपल फूड है उसको बोलते हैं उगाली। उगाली को बोलते हैं, जैसे कि जो कॉर्न होता है, कॉर्न मतलब कि भुट्टा होता है, भुट्टे को पीस के जैसे हम चावल बनाते हैं, उसका ही वो लेप करके वो बनाते हैं, उसको फिर डो करके, ऐसा वो डो करके फिर जैसे हम रोटी के साथ खाते हैं, वो सब्जी के साथ उसको खाते हैं, और इतना टेस्टी होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी के लिए हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने खाया, शुरू मुझे बहुत बेकार लगा, पर बाद में उसके मुझे गुण पता चले ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। उसके साथ बीन्स खाते हैं उसके साथ वो, और एवोकाडो, दुनिया का सबसे बेस्ट एवोकाडो अफ्रीका में होता है। और एवोकाडो शुरू में मुझे बेकार लगा, क्योंकि इंडिया में कभी खाया नहीं था, पर जब उसके गुण पता चले मुझे, इतने अच्छे गुण होते हैं, तो मैंने वहाँ बहुत खाया। तो ऐसे कैसे कुछ चीज़ें जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब वही है, भगवान ने चाहे कैसा भी कंट्री हो, कैसा भी वहाँ पे लोकल चीज़ें बनाई हैं। ऐसे कि आप ठंडी एरिया में जाते हो तो हम बोलते हैं बादाम पिस्ता ये वो बनाई है, पर हमारे इंडिया में भी हमारे लोग के लिए मूंगफली वगैरह सब कुछ बनाई है। तो भगवान ने हर एक जगह को प्रकृति के हिसाब से बनाया, फली फूल करके भेजा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमको बस अखरोट और हमको बादाम ही खाने हैं। वो जितना विटामिन और प्रोटीन उनके अंदर है, उतना ही नट्स के अंदर भी है। यहाँ पे अगर आप मूंगफली खाते हो उसके अंदर भी है। और जितना अफ्रीका में वो लोग चाहे वो दिखने में तो अच्छा ना हो कि वो जो कॉर्न का है और जो है, पर वो हेल्दी बहुत है, उसके अंदर उतना विटामिन है, उतना वो है विटामिन है जितना होना चाहिए। बिल्कुल हम समझ गए जब आपने खान पान की बात की, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, जब आपने कहा कि हम ये खाते थे वहाँ, मैं खाता था, किसके खाते थे? होटल में जाते थे, ढाबे में जाते थे, या किसी के घर में?
तो वहाँ के लोग क्या अपने घरों में इस तरीके से आने देते हैं? ये सब मैंने एक चीज़ अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की, इंडिया में भी एक्सपीरियंस की, बाहर भी एक्सपीरियंस की। जब भी आप शहर में पहुंचोगे तो वहाँ पे लोग आपको कम हॉस्पिटेबल दिखेंगे। जब भी आप गाँव में पहुंचोगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग जो भी रूखा सूखा वो खाते हैं, उनके खेत खलियान है, उनके घर खुले रहते हैं हमेशा। तो जो भी उनके वहाँ लोग आते हैं, कोई भी जो राहगीर जा रहा है उसको वो खुले दिल से बुलाते हैं। पर वही चीज़ अगर शहर में जाके आप बोलो मुझे यहाँ रहने दो, कभी आपको कोई नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद उनकी मेंटलिटी शायद डिफरेंट हो, या वो लोग दूर से कमाने आए हों, तो वो लोग इतना डरते हो कि ये बंदा कैसा हो, ये बंदा कैसा हो। पर गाँव में ऐसा ये होता है कि हाँ वो हमारा कुछ है ही नहीं लूटने के लिए, क्या लूटेगा बंदा हमसे, तो वो लोग खुले मन से बुलाते हैं। तो अफ्रीका में मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया, साइकिल से मुझे इसलिए मिस करता हूँ कि साइकिल सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब लोग आपको देखते हैं कि साइकिल से ट्रैवल कर आपसे बात करने आते हैं, बोलते हैं जितनी लंबी जर्नी साइकिल से कर रहा है, तो आपको उनके अंदर एक भावना होती है आपकी तरफ कि हाँ कि ये बंदा जो लंबी जर्नी कर रहा है तो उसको हम बुलाएं, इसको हम वेलकम करें। उसकी सबसे बेस्ट पार्ट साइकिलिंग का ये होता है कि आपको लोकल लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोकल लोगों के घर में रहने का और खाने का मौका मिलता है। तो उसी दौरान मुझे लोकल के घर में खाने का मौका मिला और ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं और देशों की तरफ। जो यात्रा रही है आपकी, इसमें यात्रा में सबसे खतरनाक मोड़, सबसे कठिन रात कौन सी रही आपकी? ये 30 देशों में सबसे खतरनाक मेरा मंगोलिया में रहा। मंगोलिया का जो आपको पता है, वहाँ पे गोबी डेजर्ट है, और साथ ही में मंगोलिया का जो भौगोलिक आप ज्योग्राफी है बहुत ही खतरनाक है। मंगोलिया इतना इजी नहीं है। जब भी सिल्क रोड की जर्नी हुई है, मंगोलिया को वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी बोला गया है इस पूरे ब्रह्मांड में, मोस्टली पूरे वर्ल्ड में जो जर्नी होती हैं। तो जब वहाँ पे मैं गया तो मैं वहाँ के लिए इतना प्रिपेयर नहीं था। मुझे लगा कि हाँ जो नॉर्मली होगा, पर वहाँ पे जो रात को मैंने टेंट लगाया और जो रात को इतनी 50 किलोमीटर पर आवर की जो हवा चल रही थी, उसके साथ ब्लिज़ार्ड, पूरे ओले भी गिर रहे थे, हवा भी चल रही थी और बहुत बारिश भी पड़ रही थी। मतलब इतना खतरनाक वो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक रात थी। पूरी रात में उठे रहा मैं, टेंट को होल्ड करते हुए था कि हाँ भाई टेंट उड़ ना जाए, मैं बच जाऊँ। और ठंड इतना कि भाई मतलब कि अगर मैं जरा सा भी टेंट से बाहर निकलूँ या कुछ भी वो हो, अपने आप को संभालने का टाइम बहुत ठंडा, तो मतलब कि वो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मैं सोचता था कि हाँ मैं बच के निकल जाऊँ बस किसी भी हालत में। तो जरा वो मेरे लिए जरा खतरनाक नाइट थी, बाकी अच्छा था। मंगोलिया में सुना है कि बहुत बड़े मैदान हैं, लोग बहुत कम हैं। हाँ। तो आप किस तरीके से रुकने की इंतजाम करते थे अपने? तो मंगोलिया में जैसे कि बोलते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं। तो वहाँ पे ये बात सही है। मंगोलिया बहुत बड़ा कंट्री है, शायद दुनिया का वो कुछ टॉप 20 बड़े कंट्री, लार्जेस्ट कंट्रीज में से आता है। और वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, मतलब कि अराउंड 3.5 या 4 मिलियन लोग वहाँ पे हैं। तो जब मैं मंगोलिया गया तो मंगोलिया में क्या कहते हैं, लोग मुझे ज़रा कम दिखे। मतलब एक शहर है, उसके बाद 100 200 400 किलोमीटर बाद अगला शहर है भाई। उसके बीच में मतलब आपको अपना पानी, अपना खाना सब लेके जाना है। जब मैं बॉर्डर से लेके शहर में जा रहा था तो मुझे बस कहीं कहीं पे जो लोग जो जो टेंट में रहते हैं वो लोग मिले, पर उनके पास पानी के लिए वहाँ पे मैं गया उनके पास। पर वहाँ पे कुत्ते होते हैं ना, कि जो चरवाहे लोग हैं कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते भौंकने आते हैं, काटने आते हैं। तो मैं जा ही नहीं पाया। फिर बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत दिक्कतें हुई, पर ये कि बहुत दूर दूर पे लोग मिले, इतना ईजी नहीं था मंगोलिया। तो वहाँ जंगल भी होते हैं, इतनी बड़ी कंट्री है तो जंगल पूरा है या खाली मैदान ही है? पूरे सूखे मैदान, पूरे घास के मैदान है, पूरे घास के मैदान है नीचे नीचे को। अगर आप इस साइड को जाओ तो हाँ पूरे वो है, डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है। अगर आप नॉर्थ जाओ रशिया बॉर्डर के पास, तो वहाँ पे पेड़ पूरे जंगल है, पेड़ है। हाँ। उत्तराखंड से आप आते हो, उत्तराखंड के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, विशेषकर होटल में। तो उत्तराखंड के लोगों से जब मिलना होता था, किस तरह का एक्सपीरियंस होता था उनके साथ? मैं कहीं भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, हमारे पहाड़ के लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक अंदर जो एक मिलते हुए ना जो अंदर फीलिंग होती है ना, वो उतनी अच्छी फीलिंग हमारे मेरे लिए हमेशा रही है। जहाँ भी जाता हूँ, हमारे उत्तराखंड के हर हर कहीं के भी लोग हैं, मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं, मुझे रहने के लिए, खाने के लिए इतना सपोर्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है अपने पहाड़ के लोगों से। इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा सभी शेफ़ कम्युनिटी का। और अभी मैं लगा लो यूरोप गया भी नहीं हूँ, अमेरिका गया नहीं हूँ और ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हूँ, पर वहाँ पे हमारे जितने भी पहाड़ी भाई लोग हैं, उनके मैसेज मुझे आज से 3 साल 2 साल पहले आ चुके हैं कि आप जब भी यूरोप आओ, जब भी अमेरिका आओ, स्कॉटलैंड आओ, आप हमारे पास पक्का आना। तो आप सोच सकते हो कि कितना उनके अंदर भावना है कि हाँ भाई हमारे वहाँ से बाहर का बंदा आ रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, कुछ भी अपने एक कंफर्ट जोन से हट के कर रहा है, जिससे कि हमारा पहाड़ का नाम है, अपना नाम आगे हो। तो उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं जब भी यहीं भी जाऊँ, जहाँ जिस कंट्री में भी जाऊँ, अपने देश का नाम, अपने पहाड़ का नाम आगे करूँ और झुकने ना दूँ। क्योंकि अब हम किसी भी कंट्री में आते हैं, तो मैंने अभी बहुत सारे ऐसे केस देखे इंडिया के टूरिस्ट के, वो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे हमारे इंडिया की लोगों की छवि खराब होती है। फिर उसके बाद जब वहाँ लोग जाते हैं तो लोग हमको ऐसे ट्रीट करते हैं, वो मैंने खुद फील किया है। जब मैं कजाकिस्तान गया तो वहाँ पे शायद हमारे पहले इंडियंस टूरिस्ट गए होंगे या जो पढ़ते होंगे बच्चे, कुछ ना कुछ चीज़ें उनने ऐसे की होंगी कि जो लोग वहाँ के हैं हमको ऐसे ऐसे गंदी नज़र देखते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि इतने बहुत हाइजीनिक नहीं रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो ऐसे नज़र देखते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों को कहीं लोग थूक देते हैं, कहीं तेज बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे मैंने भी देखी हैं और जो जो लोग समझते हैं, पर कहीं ना कहीं ये होती भी हैं, लोग करते हैं, इंडियंस के लोग करते भी। ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम दूध के धुले हम नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। बिल्कुल, आप समझिएगा पूरी दुनिया में उत्तराखंड अपने विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उसमें एक विशेषता यह भी है कि जो उत्तराखंड मूल के लोग बाहर काम करने जाते हैं वह वहाँ भी शांति का परिचय देते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, हो सकता है कहीं के कुछ ऐसी हरकतें भी करते होंगे जिससे भारत की छवि पर असर पड़ता होगा। ऐसा होता है अक्सर, देश के अंदर भी ऐसा होता है। देश के अंदर भी उत्तराखंड की छवि और राज्यों से कुछ बेहतर लगती है। नहीं, ऑफ कोर्स हमारे हमारे उत्तराखंड की छवि है। इवन क्या कहते हैं, इंडिया में कहीं भी जाओ आप उत्तराखंड को बोलोगे तो आपको एक रिलीजियस, हमारा जो देवभूमि बोलते हैं हमारे उत्तराखंड को, तो एक रिलीजियस वो फैक्टर आ जाता है, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। इवन आउट ऑफ इंडिया भी आप जाओ, मैं हांगकॉन्ग जा रहा था, हांगकॉन्ग में बोलते हैं अगर आप उत्तराखंड सॉरी इंडिया में से अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और लखनऊ कहीं सिटी से हो तो वहाँ के लोग ज़्यादातर डंकी करते हैं। डंकी जो होती है इलीगल इमिग्रेशन, तो उन लोग का जो वीज़ा है पहले कैंसिल कर रखा है। अगर आप किसी और भाग से हो तो उनको अलाउ करके है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। पर ऐसे हमारे इंडिया में उत्तराखंड की बहुत रिस्पेक्ट है, जो मुझे हर कंट्री में देखने को मिलती है। बिल्कुल, चीन की बात फिर आई तो ये बताइए कि आपने कहा चीन भारत से 20 साल आगे है। ऐसा क्या देखा आपने चीन में जो आपको लगा कि चीन भारत से 20 साल आगे है? चाइना में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चाइना में भी सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि आजकल पूरी दुनिया जो है वो ईवी की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, हर एक चीज़, साइकिल से लेकर हर चीज़ ईवी की तरफ बढ़ रही है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ ईवी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा देखा। वहाँ पे मोस्टली जितनी कारें देखी मैंने, जितनी टैक्सी कारें देखी, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है BYD जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब इलेक्ट्रिक उसमें घुसी हुई हैं। इवन आप ये छोड़ो, जितने भी यहाँ पे जो हमारे इंडिया में मोस्टली जो दो पहिया वाहन है वो किसके हैं, वो सब पेट्रोल वाले हैं। वहाँ पे जितने भी दो पहिया वाहन हैं सब के सब इलेक्ट्रिक हैं, सब के सब। वो है बहुत ज़्यादा तादाद में, पर सब इलेक्ट्रिक है। तो ये आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, उससे जो कार्बन एमिशन होता है, जो पॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं कम है। जितने हम खपत कर रहे हैं पेट्रोल और नेचुरल रिसोर्सेज, वो कम हो रही हैं। तो ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें उनकी तरफ ये वो देखते हुए वो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में सफाई वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली। और जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट है, जो लॉ वहाँ पे फॉलो होता है ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पे लोग लड़ते नहीं है। जब भी हमें एक्सीडेंट होता है, रोड में ठुकती है, तो कोई लड़ेगा नहीं, फोटो खींचेंगे, आप जाओ वो सब वहाँ पे वो कर लेगा। भारत का जब समाचार न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उस पर चीन को लेकर एक अलग छवि दिखती है। आपकी बातों से उसका विपरीत लग रहा है कि लड़ते नहीं ये सब। लेकिन जब भारत में हम टीवी चैनल देखते हैं तो कहते हैं कि चीन ने ये कर दिया, ऐसा है, युद्ध की बार बार बातें होती हैं। क्या आपको लगता है चीन, जहाँ तक आप घूमे हैं, ऐसी कंट्री है? मैं ऐसे जो भी ये बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये तो चलो हर एक कंट्री में, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया कहीं भी हो, वो बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं, शायद वो हो रहे हैं। एक्चुअल में लोग बोल रहे हैं हो रहे, तो उसमें मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि वो सब इंटीग्रल मामला है कंट्री के बारे में। मैं ये बोलूँगा लोगों के बारे में, जो लोग मैंने वहाँ पे देखे। तो मैंने जो वहाँ पे लोग मैंने मिले, लोग वहाँ के बिल्कुल है हमारे इंडिया में है ना, दूध से धुले हुए लोग जो हमारे इंडिया में हैं, वैसे ही वहाँ के लोग। इंडिया में तो बहुत लड़ाई करते हैं गाड़ी ठोकने में। नहीं, वैसे तो हैं, पर जो सरल स्वभाव के लोग मैं बोलूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले। इतने, आप बोलते हो इंडिया से हो तो आपको वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलते इंदो करके बोलते हैं, वहाँ इंडिया को इंदो बोलते हैं। वो अच्छा आप इंडिया से हो, मतलब बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको, तो बहुत वेलकम करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो चाइना से एक्सपोर्ट, जो वहाँ से इम्पोर्ट करता है, वो इंडिया उनका मोस्ट कंज्यूमर है। फ़ोन ले लो, कुछ भी ले लो आप, इंडिया इतना उनका यहाँ से इम्पोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं उनको इंडिया को एक वो हायर एंड देना पड़ता है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में विजिट करोगे, आपको वहाँ चाय से लेकर खाना पीना पूरा टैक्सी भेजते हैं लेने के लिए। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे इतने। और वहाँ पे बाकी जो आप लड़ाई वाली बात बोल रहे हो, ऐसा मैंने कोई ऐसा रेसिज्म फील नहीं किया, ऐसा कुछ भी मैंने फील नहीं किया वहाँ पे चाइना में। चाइना की जब बात आती है, सी फूड की बात बहुत आती है, वहाँ का जो खान पान होता है उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। वहाँ के लोग क्या खाते हैं?
चाइना का खान पान मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में हम इंडो चाइनीज़ खाना खाते ही हैं। मोमो मोमो तो वैसे नेपाल से आया, ओरिजिनेट हुआ, पर वहाँ पे भी उसी का एक वहाँ पे वॉन्टॉन मिलते हैं, वहाँ पे जाउच बाउच करके मोमोज बनते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये जो इंडो चाइनीज़ क्यूजिन है बहुत फेमस है। और जैसे हमारे इंडिया डाइवर्स है, चाइना भी बहुत डाइवर्स है। चाइना में भी टोटल 34 वहाँ पे स्टेट हैं। तो 34 स्टेट्स मतलब कि 34 अलग अलग खाना, अलग अलग पहनावा। तो वहाँ पे खाना इतना डाइवर्स है ना, मतलब कि जब मैं बीजिंग में था या मैं बड़ी सिटीज़ में था, शंघाई में, वहाँ पे मतलब कि आप 30 दिन अलग अलग खाना खा के आप वहाँ पे रह सकते हो। तो इतना डाइवर्स वहाँ का भी क्विजीन है और बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ का खाना। वहाँ का खाना मोस्टली राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, मोमोज ज़्यादा खाते हैं, फिश ज़्यादा खाते हैं, पोर्क ज़्यादा खाते हैं, बीफ तो खाते ही हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। जब हम रील देखते हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया है, तो हमको रीलों में दिखता है कि वहाँ के लोग जिंदा कीड़े को भी खाते हैं। हाँ, क्या आपने देखा ऐसा वो सच में? मैं एक बहुत बड़ी बात करना यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जो भी लोग बोलते हैं कि जो चाइनीज़ लोग हैं कुछ भी खा जाते हैं, ये खा जाते हैं, वो खा जाते हैं। और वियतनाम के लोग भी खाते हैं। जैसे कि वियतनाम में था, वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे कुत्ता को बढ़ा के खाते हैं, वहाँ कुत्ते को जला के खाते हैं। और चाइना में भी एक फेस्टिवल होता है यूलिन करके, एक गुआंगशी प्रोविंस है, वहाँ पे यूलिन फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कुत्ते को वो लोग खाते हैं। तो ये सब क्यों खाते हैं, स्टार्ट कैसे हुआ? कहीं ना कैसे स्टार्ट हुआ होगा ना। अभी खान पान का इतना सारा सामान है, कुत्ता क्यों खाते हैं? तो सॉरी, तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वियतनाम में। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई वो कुछ भी खाया था ना, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, सालों की लंबी स्टोरी है। अगर वो लोग को नहीं पता तो वो जाननी चाहिए लोगों को उसके बारे में, वो क्यों है। जब मैं वियतनाम में था, तो वियतनाम में मैंने सोचा कुत्ता क्यों खाते हैं ये लोग। तो पता उन लोगों ने मुझे क्या बोला, वियतनाम में जो मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि आप तो अभी देख रहे हो, ठीक है, जब एक बार कोई बंदा खाने लग जाता तो उसकी सब खाते रहते हैं, मतलब कि उनको भी कोई घिन नहीं लगती है। जैसा हम अभी चिकन खाते हैं, तो किसी के लिए नए बंदे के लिए उसके लिए बहुत वो है, नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं। अब इसी उसने कल उसने चिकन उसने कुत्ता खाया, अब वो खाते हैं उसको, कोई उसके ऐसे उसके पुश्ते भी बोलेंगे हाँ ये सब खा ले, हम भी खा लेंगे ना। तो स्टार्ट कैसे हुआ? तो वहाँ के बंदे ने बताया मुझे वियतनाम में कि आज से बहुत साल पहले जब वियतनाम वॉर हुआ था, वियतनाम युद्ध हुआ था, वियतनाम में जब युद्ध हुआ था चाइना के साथ, या फिर जो भी अमेरिका ने वहाँ पे अटैक किया था, उसमें इतने ज़्यादा बॉम्ब गिराए अमेरिका ने, वियतनाम में खाने को कुछ भी नहीं था। तो ये स्टोरी अभी आपको दिख रही है कि वो लोग कुत्ता खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, पर आपको उसके पीछे का पूरा पता नहीं कि क्यों खा रहे हैं। आप अगर आपको बताऊं तो क्या हुआ था, तो इतने बॉम्ब गिराए अमेरिका ने वहाँ पे, अभी तक वहाँ पे बॉम्ब निकलते हैं। अभी तक लाओस बगल में छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे अभी तक बॉम्ब मिलते हैं, अभी तक वहाँ पे डर लगते हैं लोगों को। अभी भी वो लोग वहाँ पे वो लेके जाते हैं डायरेक्टर की बॉम्ब ना हो नीचे। तो ये अभी से नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है कि वहाँ पे इतने लड़ाई हुई, इतने युद्ध हुआ कि उनका खाने कुछ था ही नहीं। तो वो क्या करते, सर्वाइव पेट की हर किसी की होती है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर वहाँ पे कुछ भी खाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा तुमने क्या 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 चीज़ खाते थे, वो बोलते थे कि लेदर अब बेल्ट होता है ना, बेल्ट लेदर बनता है, जानवर के खाल का बनता है। लोगों ने उसको भी खा के, उसको भी गला के, उसको भी खा के, उसको भी काम चलाया है। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत जब सुनोगे ना आपका दिल दहल जाएगा। जो वियतनाम वॉर हुई थी ना, वियतनाम वॉर जो हुई है, जो मेमोरियल बने हैं वियतनाम में, जो भी लोग सोचते हैं कि क्यों खाते हैं क्या खाते हैं, आप एक बार वियतनाम जाओ, उनकी मेमोरियल विजिट करो, तब आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हुआ और क्यों वो उनको बेल्ट क्यों खाना पड़ा, चमड़ा क्यों खाना पड़ा, उनको कुत्ता क्यों खाना पड़ा, बिल्ली क्यों खाना पड़ा, कीड़े मकोड़े क्यों खाने पड़े। जगह खाने का कुछ नहीं होता ना, हर जगह बम गिरा, लाशें गिरी हो, तो आपको कीड़ा मिल जाए ना आपको जीवन बचाने के लिए, तो आप वो भी खाओगे। बिल्कुल, एक पिक्चर का दृश्य याद आता है, पिक्चर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, जिसमें एक 3-4 लोग पर्वतारोही होते हैं और एक पर्वतारोही फंस जाता है और ज़्यादा लोग मर जाते हैं उसकी साथ वाले। तो अकेले वो बहुत दिनों तक वहाँ रहता है और अपने साथ में जो लोग मर गए हैं उन्हें भी खा जाता है, मरे हुए अपने साथियों को खाता है। वो सच्ची कहानी है, ये उस पर एक पिक्चर भी बनी है, हाँ याद नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरीके से आप समझिएगा, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो मजबूरी में इस तरीके के भोजन खाए जाते हैं, तो वो जिंदा रहने के लिए। तो वो तब से खाए जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे करके अब लोगों के खान पान में वो आ गया, तो अब वो धीरे धीरे करके अब सोचते कि हाँ अब खा लेते, एक बार खा लेते, खाने में उनको सही लगा तो वो खाते रहे। वही हर चीज़ का कहानी है। अब फिर अभी आप तो ये जानवरों की बात कर रहे हो, अभी जो समुद्र है, समुद्र में जो सीवीड होते हैं, जो आपको हरे हरे वो दिखते हैं, वो जो वो होती है, वो जो लहराती है, लोग उसको खाते हैं। जापान में वो खाना शुरू क्यों हुआ, जापान कोरिया में सबसे ज़्यादा उसको खाते हैं, उसको हेल्दी मानते हैं, तो उसका सूप पीते हैं। क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा वॉर का ऐसा रहा होगा कि वहाँ वॉर होती थी, मैं कुछ खाने को था नहीं, तो उन्होंने लगा लो समुद्र के अंदर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रहने के लिए, उन्होंने वहाँ से वो उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। तो मतलब वही है कि सबको जीना है, सबको अपना हैबिटेट करना है, तो कोई समुद्र से, कोई कीड़े मकोड़े से, कोई ये सब कुछ स्टार्ट तभी हुआ।
तो ये तो रही खान पान की बात। आप किसी भी देश के बारे में जाते हैं तो हमारे देशों में तो धर्म के नाम पे भी बहुत विवाद होता है। यहाँ तो आप भारत में तो जातियों के नाम पे भी होता है, लेकिन आप मुस्लिम देशों में गए, हाँ। कैसी रही मुस्लिम देशों की यात्राएं? क्योंकि भारत में मुस्लिम देशों के प्रति एक अलग रवैया समझा जाता है। मैं इसके बारे में ये बोलूँगा कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज में मैं गया इस बार, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। पर यहाँ का जो यहाँ अफगानिस्तान को छोड़ूंगा मैं, जो बाकी जो कंट्रीज थे, यहाँ का जो नक्शा है वो पूरा मतलब कि इतना डेवलप कंट्रीज हैं, मतलब कि पूरे यूरोप से कहीं ना कहीं मैच खाते हैं। क्यों खाते हैं? मैंने एक चीज़ गौर की इस जर्नी में, जितने भी कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन था उसके अंडर पूरा सेंट्रल एशिया था, तो जो भी कंट्रीज उस समय सोवियत यूनियन के अंडर थी, पूरा नक्शा बदल दिया उन कंट्रीज, सोवियत यूनियन ने पूरे उन कंट्रीज का। आज वहाँ पे ट्रेन चल रही है, जो बेसिक साफ सफाई, बेसिक जो ह्यूमन लिविंग के लिए जो चीज़ जरूरतमंद चीज़, जो जरूरत चीज़ें होती है वो वहाँ पे हैं। सफाई, फुटपाथ, जो बेसिक जो सफाई होती है वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये जब 5-6 कंट्री करके जब मैं अफगानिस्तान पहुँचा, अफगानिस्तान टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल गंदगी, ट्रैश, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो वही एक मैं अच्छा लगा कि जो भी कंट्रीज सोवियत यूनियन के अंडर आई उन्होंने उनका निखार दिया, उन्होंने उसको बहुत आगे पहुँचा दिया, तो ये बात अच्छी थी। बिल्कुल, सोवियत संघ की जब बात होती है, उसने अपने आप को विकसित करने के साथ साथ अपने संघ में शामिल सभी देशों को विकसित किया, यह बात बिल्कुल सच है। आपने कहा कि अफगानिस्तान में कुछ परिवर्तन दिखना, वहाँ तो तालिबान का भी शासन है, क्या परिवर्तन दिखा और कैसा चल रहा है तालिबान का शासन? तालिबान को लास्ट 3 सालों से वहाँ पे एक्टिव है और तालिबान, वहाँ के लोग खुश हैं। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती थी, लड़कियों की सेफ्टी कम थी। अभी जो भी लोगों से मिला वहाँ पे, ड्राइवर या लोकल लोगों से मिला, वो बोले कि अभी अच्छा है और सभी लोग खुश हैं, मतलब कि लोग बहुत खुश है, लोग तालिबान से खुश हैं। वो बोलते थे कि कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि जो इससे पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग सब पैसा खाते थे और उनको लोगों ने मार के भगाया। आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिशियन के खिलाफ कितनी यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा था। वो बोलते कि बहुत अच्छा हुआ कि ये आए, तालिबान आए, क्योंकि चलो एक वो है, पर ये पैसा नहीं खाता है, कोई ऐसा वो नहीं करता है। तो और पर एक चीज़ से वो वहाँ के लोग जरा नाखुश हैं, और वो चीज़ है कि वो लड़कियों की जो पढ़ाई उनने बंद कर दिया है। 6-7 के बाद आप स्कूल नहीं जाओगे, आप पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। और अभी तो एक नया लॉ पास हुआ जब मैं वहाँ से आया कि आप जो लड़की है, लड़की खिड़की से बाहर ना देखे, उसको कोई देखे ना, पूरे दीवार होंगे, दीवार में खिड़की नहीं होगी। अभी एक नया लॉ पास हुआ है। बुरखा तो वो तो सदियों से चलता आ रहा है, बुरखा सिस्टम ना, पर अभी तो अफगानिस्तान ने यही बोल दिया कि ये खिड़की, ये घर में खिड़की भी नहीं होगी। तो ऐसे अभी लॉ पास हो रहे हैं जिससे कि आगे लोग नाखुश हैं, और जिससे जो भी आगे जिनका पैसा बहुत है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए टर्की, उज्बेकिस्तान या इंडिया भेज देता है। तो अफगानिस्तान में आपकी किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ मिलना हुआ? क्योंकि आपने कहा कि उनको बंद ही रखा जाता है, तो कभी मिले किसी से? मैं किसी मुलाकात नहीं हुई, पर वहाँ पे एक ऐप है, क्या उसको बोलते हैं, काउच सर्फिंग एक ट्रैवलिंग ऐप है। तो उसमें आपको अगर वहाँ पे लोकल लोगों से किसी से मिलना है या कोई लोकल गाइड चाहिए तो उसमें आप ढूंढ सकते हो। तो मैंने देखा वहाँ पे अफगानिस्तान में एक सिटी थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ उसमें गाइड थी। तो मैंने कहा ये तो नई बात है, अच्छी बात है कि यहाँ लड़कियाँ भी गाइड आ रही हैं। तो फिर जब उनसे बात हुई ऑनलाइन, तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा आप इसे आप ये कैसे कर लेते हैं तालिबान के उसके अंडर में, कैसे आप इतना फॉरेन लोगों से कैसे मिल पा रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या कहते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आपने उसकी पढ़ाई ली है, अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपको गवर्नमेंट का रजिस्टर करना पड़ता है कि हाँ मैं अगर इस आदमी के साथ जा रही हूँ तो मेरे पास एक लाइसेंस है, तो तब आप जा सकते हो। उसके बिना आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, पर आपके पास है तभी आप जा सकते हो। तो ये सब कुछ है, तो इतनी दिक्कत नहीं भी है, कहीं कहीं चल भी रहा है, कहीं कहीं कुछ जगह पे अगर आपका लाइसेंस है वो है तो आप कर भी सकते हो। पर कहीं कहीं अभी जो नए रूल्स बन रहे हैं, अब जो भी वो औरतें थी वो पहले टाइम से 3 साल से पहले जो होंगी, जब पुराना गवर्नमेंट होगी तब से वो चले आ रहे हैं। तो अभी नई गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा, अभी जो नया बच्चे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत कर दी है, पर जो पुराने जो बच्चे होंगे वो कर पा रहे हैं। तो ये हमने सुना है कि अफगानिस्तान में खुलेआम बंदूकें और ये तलवारें बिकती हैं। हाँ, ये सही बात है, ये पूरा सही बात है कि वहाँ पे खुलेआम जो भी तालिबान के जो भी वो हैं लोग हैं, वो अपने पास रखते हैं, राइफल वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो अब आप ये बताइए, जब आप यहाँ से दुनिया भ्रमण में निकले हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम बोर होते हैं, जी मतलब हमारा मन नहीं लगता किसी चीज़ में, उस स्थिति में आप क्या करते हैं, किसे याद करते हैं? उस स्थिति से निकलने का आपका जरिया क्या है? अगर मैं कहीं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ या अकेला फील कर रहा हूँ या अपने घर को मिस कर रहा हूँ, तो उस समय मैं क्या करता हूँ, अपने पहाड़ी गाने सुनता हूँ। मुझे अपने अभी से नहीं, जो भी लोग मुझे जानते हैं, जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की है 2016-17 से, तो मैं पहाड़ी गाने बहुत ज़्यादा गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ और उनसे जुड़ा रहता हूँ, जिससे कि मुझे एक अंदर से एक पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है कि मैं कहाँ से आया हूँ,
क्या सपना मैंने वो पहाड़ में बैठ के देखा था, तो वो मुझे आगे बढ़ने को हमेशा मोटिवेट करता है, और कि मुझे वहाँ से निकल के क्या करना है। अभी तक हमारे पहाड़ से ऐसा कोई बंदा नहीं कि जो इतना सब कुछ कर रहा हो या ऐसा कुछ कर रहा हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक नई हिस्ट्री क्रिएट करूँ और कुछ सीख के कुछ कुछ करके एक मुकाम तक जाऊँ, ताकि कल के दिन मैं आने वाले बच्चों को एक एग्जाम्पल दे पाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो वो मुझे आगे पुश करता है, ये चीज़ आगे पुश करती है। आपने कहा कि मैं गीत सुनता हूँ, गीत गाता हूँ, किस तरह के गीत सुनते हैं, कौन से गीत गाते हैं? मैं अपने पहाड़ी गाने बहुत सुनता हूँ। हमारे पहाड़ के जितने भी गाने जो पहाड़ से जुड़े हुए हैं, मैं एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से ललित मोहन जोशी जी को सुनता हूँ। उनके गाने मुझे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं पहाड़ के साथ, उनको सुनता हूँ। और साथ ही मैं नरेंद्र नेगी जी के गाने बहुत अच्छे से मैंने सुने हुए हैं, पर ज़्यादातर मैं पप्पू दा के गाने भी सुनता हूँ और ललित मोहन जोशी के गाने सुनता हूँ। अभी विदेशों में है, बहुत सारे लोग आपके सामने बैठे हैं और बातचीत हो रही है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आपसे, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का एक गीत सुनाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने घंटे गया हूँ वहाँ तो पहाड़ी लोग बोलते ही हैं कि पहाड़ी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारे वहाँ से बंदा आ रखा है, सिंगापुर जा रहा है, सिंगापुर में लोग वेट कर रहे हैं, अफ्रीका गया था वहाँ लोग वेट कर रहे हैं, अभी लंदन जाऊँगा तो लंदन, वहाँ पे लोग, कनाडा में, अमेरिका में जो लोग 20-25-30 साल से वहाँ बसे हुए हैं, तो उनका कोई पहाड़ का बंदा है, ये पहाड़ की बातें कर रहा है, वो लोग तो खुश हो जाते हैं। उनको वही तो चाहिए कि हाँ भैया वो सब अपने पहाड़ से जुड़ना चाहते हैं। कौन अपने पहाड़ को छोड़ के जाना चाहता है भाई, बताओ? कोई नहीं जाना चाहता ना। तो जब सब मिलते तो बोलते हैं हाँ यार कि अच्छा लग रहा, आप पहाड़ के हो, पहाड़ी बोल रहे हो, पहाड़ी कुछ भी बताओ, कुछ ऐसा, सब बहुत खुश होते हैं। कौन सा गीत सुनाते हैं उन लोगों को? हम मैं उनको सुनाता हूँ। कुगुती का फून्योलिका का फल बुरांस फ्योलिका, मैं गीत भरी लह रही हूँ, ओ अपना मन में पहाड़ ले रही हूँ, ओ अपना मन में पहाड़ ले रही हूँ, ओ मेरी चंदा, ओ मेरी चकोरा, कि भली रूपा कि भली बुलाना, ओ किले जांच मैं छोड़ी बे मेरी पराना, ए जा रे चत बैसाखा मेरो मुने शारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिलम जोहारा, ओ ए जा रे चत बैसाख मेरो मुन इशारा, ओ क्या भलो रंग रंगीलो मिलम जोहारा। क्या बात, अनेक गीत सुनाते हैं, अनेक गीत सुनाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। तो वह लोग भी आप लोगों को गीत सुनाते हैं। आप करते हैं किसी से डिमांड कि आप भी गीत सुनाओ? डिमांड तो मैं नहीं करता कि मैं इतना गाता हूँ कि वो लोग डिमांड के मैं इतना ज़्यादा गाता रहता हूँ। हाँ। तो आप ये बताइए, विदेशों में भाषाएं सब जगह अलग अलग होती हैं और भारत में हम हिंदी भाषी लोग हुए और थोड़ा इंग्लिश, ठीक है, और हमारी पहाड़ी तो वहाँ कोई समझता नहीं, तो वहाँ की भाषा कैसे समझते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं लोगों से? पहली बात तो हम इंडिया में थोड़ी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हमारा जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा था। हाँ, और दूसरी बात कि हर कंट्री की अलग लैंग्वेज है। चाइना जाओ, चाइना की अलग लैंग्वेज है, मंगोलिया जाओ, मंगोलिया की अलग लैंग्वेज है। हर जगह दिक्कतें बहुत होती हैं, पर कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल पे निकलते हो ना, तो आपको सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। आपको एक नया दुनिया में नए, आपको सबको पीछे छोड़ के आपको हर चीज़ को आपको सीखने की एक वो ललक होनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने आप को बस एक्सप्रेस करता हूँ। ओके दिस पैसा दिखाया उनको, ये चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी शहरों में, तो फिर नेट है तो अपने पास फिर गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लिया, ये सब ऐप यूज़ कर लिया। चाइना में तो टेक्नोलॉजी बन गई है, जापान में, कि वहाँ पे आपके पास एक कन्वर्टर आएगा, उसमें सिम डालो, यहाँ से आप बोलो इंग्लिश में, वहाँ हिंदी बोलेगा, वहाँ चाइनीज़ बोलो, वहाँ हिंदी बोलेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और सस्ता ही था, 4-5 हज़ार का ऐसे इंटरप्रेटर आजकल आ चुके हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दिक्कतें नहीं होती है, पर कहीं कहीं अगर आप बिना सब चीज़ों को ट्रैवल करोगे आपको ज़्यादा मजे आएंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग वही रियल ट्रैवलिंग है जिसमें आपका कुछ ना हो, आपको कुछ ना पता हो, और आप वहाँ आके सब सीख रहे हो और जान रहे हो, आप उसको वहाँ पे सब कुछ फिगर आउट कर रहे हो। अगर आपको सब कुछ पहले से पता है तो आपको फिर वो ट्रैवलिंग में मजे नहीं आएंगे। आप अपने पास ये भी लेके जा रहे हो, वो भी लेके जा रहे हो, वो भी लेके जा रहे हो, तो कुछ कुछ चीज़ें ये हैं। तो क्या प्रदीप भाई अपनी इस यात्रा का वर्णन किताब किसी कॉपी में भी लिखते हैं या ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलता है? क्योंकि जो पहले के रहे हैं उन्होंने सभी अपनी यात्राओं का वर्णन किताबों में लिखा है। अभी तक मैं इसको किताब में लिख नहीं पाया हूँ। आई होप इन फ्यूचर मैं इसको लिख पाऊँ और अपने जो भी यादें हैं उसको बुक में कर पाऊँ। पर अभी तक मैं जो भी करता हूँ सब शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इतनी जर्नी होती है, इसमें फिर लिखने का टाइम नहीं हो पाता मुझे। बस आई होप मैं इसको कर पाऊँ, पर अभी तक तो मैं सब ऑनलाइन ही ये सब कर रहा हूँ।
इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ दर्शकों के हमारे पास सवाल हैं। उन दर्शकों के सवाल मैं अवश्य ही आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे एक मित्र हैं नवीन जी, उनका एक प्रश्न है, जब आप विदेशों में घूमते हैं तो वहां पर आप अनेक लोगों से मिलते हैं, क्या कभी किसी लड़की के प्रति आपका लगाव हुआ क्या? सर मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअली देखो, वो हम ह्यूमन नेचर है, हम पुरुष हैं तो अट्रैक्शन वो होता ही है। मेरा भी होता है। तो कहाँ और कब नहीं हुआ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं जापान में था, जापान की लड़कियाँ मुझे बड़ी सुंदर लगी। मुझे जापान की लड़कियाँ बड़ी सुंदर लगी। मतलब वहाँ की लड़कियाँ आपको इतनी मेंटेन रखती हैं, मतलब हर चीज़ से हर चीज़ तक। मैंने कहा काश में शादी ही हो जाती। तो मुझे जापान की लड़कियाँ बड़ी अच्छी लगी। फिर शायद नेपाल की लड़कियाँ इतनी सुंदर लगी। और फिर चाइना में तिब्बती लड़कियाँ इतनी सुंदर लगी। और मंगोलिया की लड़कियाँ इतनी सुंदर, वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कंट्रीज में जाके, मुझे बहुत ही दिल खुश हो गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा, हर जगह की लड़कियाँ अच्छी हैं, सुंदर हैं। तो आपको एक अच्छे वे में उनको अप्रोच करोगे, हाँ, तो अगर तब सही है। पर यह है कि जैसे हमारे इंडिया में आजकल आप देख रहे हो, गर्ल सेफ्टी के बारे में बात करो तो बहुत चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। हर जगह आए दिन रेप केस के वो आ रहे हैं, हर जगह वो आ रहे हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सब सुन के। और हमारे अभी अंकिता ऋषिकेश में कांड हुआ था, अभी तक उसकी वो नहीं हो पाई है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली इसको मैं कंडेम करूँगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, आपका वो अट्रैक्शन होता है लड़का का लड़की, लड़की की तरफ, ये होना चाहिए, पर एक हद तक होना चाहिए। जो भी लिमिटेशंस हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं चाइना और जापान, इन कंट्रीज़ को हमको उनसे सीखना चाहिए कि हाँ, कैसे वहाँ पे सेफ्टी को उन्होंने इंश्योर किया है, और हमको ये करना है। क्योंकि अगर हमको अपने देश को ग्रो करना है तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर एक देश को ग्रो करना है, बस वहाँ पे उसको विकसित करके फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आप बड़े बड़े रोड बना दो, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले हमारे लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर लोग शिक्षित होंगे तभी देश विकसित होगा, ये मैं बोलता हूँ। हमारे दूसरे दर्शक हैं सुरेंद्र सिंह बोरा, नैनीताल से। वो कहते हैं, क्या पृथ्वी राणा ने कभी विदेश में किसी के हाथ से मार खाई है? मार तो इसमें किसी के हाथ से नहीं खाई। आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया दूसरे से मार खाने के। तो अभी तक मैंने कहीं शायद मार नहीं खाई है। हाँ हाँ, नेवर, मैंने अभी तक कहीं मार नहीं खाई है। अगर मैं देखो, मैं से बताऊंगा, मैं पहाड़ से आता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। और इतना देश घूम चुका हूँ, तो मुझे ये है कि कल के दिन कहीं पंगा भी हुआ मेरा, और अगर वहाँ पे अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं लड़ जाऊँगा, चाहे वहाँ मरना क्यों ना पड़े। तो मैं जरा, हमारा गर्म खून भी होता है, इसी झूठ नहीं बोलूँगा। पर मेरा ऐसा है कि कहीं ना कहीं भी लड़ाई होगी मेरी, तो अगर मैं अकेला भी हूँ, पर अगर हमें गलती नहीं तो मैं लड़ जाऊँगा, चाहे वहाँ पे खुद को मरना क्यों ना पड़े। कहा कि मार नहीं खाई, लेकिन लड़ाई हुई कभी? लड़ाई भी नहीं हुई। मैं इस बारे में एक ही बात बोलूँगा, जो भी हमारे आजकल के बच्चे जो इतना हीरो बनते हैं, इतना जो यहाँ पे इतना गुस्सैल भाव रखते हैं, कभी मत रखिए। मैं आए दिन इंडिया में न्यूज़ देख रहा हूँ कि लोग लड़ रहे हैं। नॉर्थ वाले साउथ जाते हैं, बेंगलोर में, वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ कन्नड़ा वाले बोल रहे हैं लड़ रहे हैं। ऐसा मत लड़ो, ऐसी भावना बिल्कुल मत रखो। क्योंकि जब आप अपने देश से, अपने घर से बाहर निकलते, देश से बाहर निकलते, वहाँ आपको अपनी रियल वैल्यू पता चलती है। जो भी लोग अपने घर में शेर बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। हमेशा हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी कंट्री में जब भी मैं जाता हूँ, एक झुक के मेरा भाव रहता है हर जगह। क्योंकि अगर आप हर जगह ऐसे चलोगे ना, सादा चौड़ा करके, तो कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ेगा ही। और अगर आपको लंबा चलना है तो आपको शीतल बनना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। और तो मेरा ऐसा भाव नहीं है कि मैं ऐसा करूं, पर यह है कि आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने नाम लेने से मना किया, लेकिन उन्होंने पूछा कि पृथ्वी राणा बाल क्यों नहीं पालते? इनके बाल हमेशा छोटे ही दिखते हैं। आजकल के युवा तो फैशन दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बात ऐसी है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, साइकिल से ट्रैवल करता हूँ, साइकिल में जब ट्रैवल करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि आपको बहुत गर्मी लगती है दिन भर। तो जितने बड़े बाल होंगे उतना आपको दिक्कतें होंगी। तो मैं कम छोटे बाल रखता हूँ अपने जर्नी में हमेशा। और मोस्टली साइकिल के साथ आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको शॉर्ट पहनना पड़ता है, कि जिससे आपकी बॉडी फ्री रहे। और बाल होते हैं तो बहुत हैवी लगता है, बहुत खुशी लगती है, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जिससे मैं बाल बड़े नहीं रखता हूँ। तो यह थे हमारे दर्शकों के सवाल, और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि दाढ़ी कब आ रही है। दाढ़ी मेरी आए नहीं अभी तक, मैं तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और ठीक भी है, जब लोग मुझे देखते हैं बोलते हैं अरे ये तो छोटा ही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, पर ठीक है, दाढ़ी जब आनी होगी आ जाएगी, जब नहीं आनी होगी नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, ये बातचीत हम करते जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप हमारे दर्शकों से अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए, फिनिश कीजिए। जो आपकी इस यात्रा में आपको जो भी संदेश देना हो।
जो भी लोग मुझे देखते हैं, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबको थैंक यू बोलूँगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने देश का नाम और अपने पहाड़ का नाम कभी झुकने ना दूँ, हमेशा आगे बढ़ाई कर कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। और मैं उसको शुरू से कोशिश कर रहा हूँ, जिस भी देश में जाता हूँ इंडिया का नाम तो हमेशा साथ साथ में रहता ही रहता है। और अपने मैं कोशिश करता हूँ अपने गाँव का नाम अपने पहाड़ का नाम हमेशा आगे लेके चलूँ, और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ और करते रहूँगा। साथ ही मैं जो भी यूथ है उनसे यही बोलूँगा, जिस जगह से मैंने आज से 6 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के मैं अपने 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 पैशन को फॉलो करने में मैं आज ट्रैवलिंग में आया, आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो अब जिस भी बच्चे का जो भी ड्रीम है उसको फॉलो कीजिए, उस पर आगे काम कीजिए और कभी हार मत मानिए। और साथ ही में रिस्क लेना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप अपना जो ड्रीम है उसको खो दोगे। साथ ही में 12th तक के बच्चे जो हैं 12th तक की पढ़ाई बहुत अनिवार्य है, बेसिक पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। 12th तक की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ आपका इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर है, पर 12th की पढ़ाई पक्का लीजिए। और साथ ही में 12 तक की पढ़ाई, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हमको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ, पर आपको पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। मैंने भी प्रूफ किया, मैंने भी अपने आप को पहले घर से भाग के प्रूफ किया, तो आपको भी बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, आपको भी घर से भागना पड़ेगा, आपको भी बोल्ड स्टेप उठा के आपको अपने आप पे भरोसा रख के आपको करना पड़ेगा। और जब आप अपना कर लोगे, आप पे लोग खुद भरोसा करेंगे, आपके टीचर्स भरोसा करेंगे, आपके पेरेंट्स भरोसा करेंगे और आप पे से पैसा लगाएंगे और आप अपने ड्रीम को फॉलो कर पाओगे। पर आपको पहले अपने आप को भरोसा करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और अभी आप जब 1 से लेकर 30 साल तक की उम्र होती है, आपका यंग ब्लड होता है, आप पुश कर सकते हो लिमिट्स को, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो, तब तक आप कीजिए। आप जो आपके ड्रीम्स को उसको चेस कीजिए। 30 के बाद चलो ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाँ 30 से 60 तक की जो उम्र होती है उसमें आपको अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने जो जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती है, वो भी कीजिए। वो मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी तक मैं 26 का चल रहा है, अभी 26 चल रहा है, जैसे 30 का टर्न हो जाऊँगा उसके बाद मैं एक घर गृहस्थी ज्वाइन कर लूँगा, अपने पेरेंट्स को ध्यान दूंगा, अपने पेरेंट्स के हाथ पैर दबाऊंगा, उनको मैं पूरा ध्यान दूंगा, एक घर गृहस्थी वाला पैसा कमा के अपने मम्मी पापा को घर में बैठा के खिलाऊंगा। तो अब इंटरव्यू समाप्त करने से एक प्रश्न पहले मेरे मन में और आ गया, जब आपने कहा कि अब मैं पैसे दूंगा घर वालों को पैसे कमा के, लेकिन यात्राएं करते हैं विदेशों में, पैसे की व्यवस्था कैसे होती है, क्या कुछ मेहनत लगती है, कहाँ से पैसे इकट्ठा करते हो? हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है, पर शुरू से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि पैसा ही एक चीज़ है जिससे आपको अगर वीज़ा बनाना हो, आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, पैसा लगता है। तो वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आई होप इन फ्यूचर मैं इसको पक्का प्रूव करके अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा, और अपने आने वाले यूथ को भी जो पैसा मेरे पेरेंट्स लगाया, मैं अपने आने वाले यूथ को उन पर लगाऊंगा और अपने यूथ को सपोर्ट करूँगा। साथ ही हमारे पार्टी के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और साथ ही में मेरे हमारे जो स्पॉन्सर्स जो भी कंपनीज ने मुझे सपोर्ट किया, जैसे मेरे कॉलेज ने सपोर्ट किया मेरे को, और कुछ कंपनीज दिल्ली में लैंग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज कंपनीज हैं। साथ में हमारे जो अच्छी जगह पे जो लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ के, और उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो उनका थैंक यू बोलूँगा। तो ऐसे करके मुझे स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, कंपनीज जो मेरे सेम फील्ड की हैं उनके साथ काम करता हूँ, उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, तो जब जाके मुझे पैसा मिलता है, तो उनका शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मुझे आज वो लोग सपोर्ट करें, कल के दिन मैं उस लेवल पहुँच जाऊँगा, तो मैं भी अपने आने वाली पीढ़ी को सपोर्ट पक्का करूँगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। लास्ट में जाते आपको गाना सुनाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसका गाना सुनाएंगे? मैं गाना सुनाऊंगा आपको, हमारे कोरंगा जी हैं, हमारे कपकोट क्षेत्र के हैं। हाँ। मन कर छे मेरी सुवात मिलन ओला रे, तेरे संग प्रीत है गे भराड़ी बाजार रे, पर साली की जान की रे, पहली पहली दिल दे बैठियों रे, पर साली की जान की रे, पहली पहली दिल दे बैठियों रे। कुंदन कोरंगा है। हाँ सर, यहाँ कुंदन कोरंगा जी, ये गाने बहुत अच्छे हैं, इनके जो नए नए गाने आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और बहुत अच्छे सिंगर हैं। और साथ ही में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो, आप भी देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। जय भारत।